एक यतीम लड़के की कहानी आपको सुना रही हूँ। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगी। सेठ पुरुषोत्तम दास पूना के सरस्वती पाठशाला का मुआयना करने के बाद बाहर निकले तो एक लड़की ने दौड़कर उनका कमीज पकड़ लिया। सेठ जी रुक गए और मोहब्बत से उसकी तरफ देखने लगे और पूछा, तुम्हारा क्या नाम है बेटी? लड़की ने जवाब दिया, रोहिणी। सेठ जी ने उसे गोद में उठा लिया और पूछे, तुम्हें कुछ इनाम मिला? लड़की ने उनकी तरफ देखकर कहा, तुम चले जाते हो इसलिए मुझे रोना आता है, मुझे भी साथ ले चलो ना। सेठ जी हंसकर कहा, मुझे बहुत दूर जाना है, तुम कैसे चलोगी? रोनी ने प्यार से उनकी गर्दन में हाथ डाल दिए और बोली, जहाँ तुम जाओगे मैं भी वहाँ जाऊँगी, मैं तुम्हारी बेटी बनकर रहूँगी। मदरसे के अफसर ने आगे बढ़कर कहा, इसका बाप साल भर से इस दुनिया से रुखसत हो गया है, माँ कपड़े सीकर गुजारा करती है। सेठ जी बहुत हमदर्द इंसान थे। ये बात सुनकर उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने सोचा, इस नन्हे से दिल में न जाने कितने अरमान होंगे। लड़कियां अपने खिलौने उसको दिखाकर कहती होंगी, ये मेरे बाप ने लाकर दिया है। ये सब सुनकर उसके दिल में न जाने क्या गुजरती होगी। सेठ साहब ने रोहिणी को प्यार से गले लगा लिया और बोले, अच्छा मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाऊंगा, लेकिन खूब जी लगाकर पढ़ाई करना। अब छुट्टी का वक्त आ गया है, मेरे साथ आओ, मैं तुमको तुम्हारे घर में पहुंचा देता हूँ। ये कहकर उन्होंने रोनी को अपनी कार में बैठा लिया। रोनी ने बड़े फक्र से अपनी सहेलियों की तरफ देखा। उस वक्त उसकी बड़ी बड़ी आंखों में खुशी की चमक थी, चेहरा खिल उठा था। सेठ साहब ने रोनी को लेकर सीधा बाजार की तरफ गए। रोनी के लिए बहुत सारे कपड़े, खिलौने और भी बहुत सारी चीज़ें खरीद कर दिया। उसको ये चीज़ पाने की जितनी खुशी थी, उससे ज़्यादा उसके सहेलियों को दिखाने की बेचैनी थी। स्कूल के कपड़े, जूते ये सब देखकर मेरी सहेलियां जल उठेंगी। जब वो सेठ साहब के साथ कार से उतरी, दरवाजे में ताला लगा हुआ था। उसकी माँ किसी का कपड़ा लेकर उनके घर देने गई थी। थोड़ी देर के बाद जब माँ आई, रोनी ने खुशी से पागल होकर माँ के पैरों से लिपट गई। माँ ने पूछा, तू आज इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं तुझे ढूंढने पाठशाला गई थी। रोनी ने झूमते हुए कहा, मैं आज कार में बैठकर बाजार गई थी। ये देखो मैं कितनी चीज़ें लेकर आई हूँ। वो देखो सेठ साहब खड़े हैं। रोनी की माँ ने सेठ साहब को देखकर शर्म से सर झुका लिया। रोनी सेठ साहब से बोली कि तुम मेरे बाप हो, मैं आपकी बेटी हूँ, आप हमारे घर में रहो। सेठ जी ने रोनी के बाल को सहलाते हुए कहा, मैं कभी कभी तुम्हें देखने के लिए आता रहूँगा और तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें भेजता रहूँगा। रोनी की माँ सोच रही थी कि मैं उनकी क्या खातिर तवज्जो करूँ। उसने सेठ जी का नाम सुना था, उसका पति हमेशा उनकी तारीफ करता था, वो उनकी दया और उदारता का चर्चा सुन चुकी थी। वो कभी ख्वाब में भी न सोची थी कि इतने बड़े आदमी का कदम कभी उसके घर में रोशन होगा। घर में उनके लायक एक कुर्सी भी नहीं थी। वो अपने आंसुओं को किसी भी तरह रोक न सकी। सेठ साहब ने कहा, अब मैं चलता हूँ, मुझे यहाँ बहुत काम करना है, फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं रोनी को देखने आऊँगा। सेठ जी जाने लगे तो रोहिणी की माँ ने उनको दोनों हाथों से सलाम किया और उसने दिल की गहराइयों से सेठ साहब को दुआ दी। दूसरे दिन जब रोनी स्कूल गई तो उसकी सहेलियां ताज्जुब से उसको देख रही थीं। अच्छे कपड़े, अच्छे जूते को ललचाई नज़र से देख रही थीं। एक महीने के बाद सेठ साहब ने दोनों माँ बेटी के लिए बहुत सारे तोहफे भेजे। इसी तरह कई साल गुजर गए। रोनी अब जवान हो चुकी थी, पढ़ाई में हमेशा अव्वल आती थी, बहुत खूबसूरत, सादगीपन, आंखों में शर्म, ऊंचा ख्याल, बातों से जैसे रस टपक रही थी। सेठ साहब के बड़े बेटे जो जर्मनी के कॉलेज में इंजीनियरिंग पढ़ाई में कमाल हासिल करके सबसे बड़े कॉलेज में कामयाबी हासिल किए थे। अमेरिका के अखबार में एक हिंदुस्तानी नौजवान की इस शानदार कामयाबी का स्वागत करने के लिए बम्बई में एक बहुत बड़ा जलसा किया गया था। उस जलसे में शरीक होने के लिए लोग दूर दूर से आए थे। सेठ जी ने रोनी को भी बुलाया था। रोनी का खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े खरीदा और रेलगाड़ी से बम्बई जाने को रवाना हो गई। रोनी जब गाड़ी से नीचे उतरी, सेठ साहब की बीवी उनको लेने आई थी और वो उनका पैर
छूने लगी। तो सेठ साहब की बीवी ने उसको उठाकर अपने छाती से लगा लिया और प्यार किया। जल से गलिए समंदर के किनारे एक हरे भरे मैदान में शामियाना लगाया गया था। आदमी का समंदर उमड़ पड़ा था। वहाँ के लोग ने जब रोहिणी के आने की खबर सुनी तो हजारों आदमी उसे देखने के लिए आए और खड़े हो गए। यही तो लड़की है जिसने शास्त्री की इम्तिहान पास की है। अभी भी देश में ऐसी रतन मौजूद है। बहुत सारी औरतें उसको गले लगाया, उसकी खूबसूरती की तारीफ होने लगी। फिर रोहिणी ने देश प्रेम में डूबा हुआ गीत शुरू किया। सारे लोग खामोश हो गए। रोहिणी की मीठी आवाज़, सुरीला राग, जिससे प्रेम की लहरें उठती हैं। गाने ख़त्म होने के बाद नर्तन दास लोगों को धन्यवाद देने के लिए खड़े हो गए। अब जलसा ख़त्म होने का वक्त आया। वो रेशमी हार जो पाठशाला की तरफ से भेजा गया था, उस हीरो के गले में कौन डालेगा? सबने रोहिणी की तरफ नज़र दौड़ाई और वहीं ठहर गई। रोहिणी की छाती धड़कने लगी और वो सर झुकाए हुए मेज के पास आई और कांपते हुए हाथों से हार उठाया। एक सेकंड के लिए दोनों की आंख मिली और रोहिणी ने हार सेठ के बेटे के गले में डाल दिया। सब मेहमान रुखसत हो गए। सेठानी जी ने रोहिणी को रोक लिया। बोली, तुम तो मेरी बेटी हो, तुम अभी एक हफ्ता यहाँ रुको। तुमसे मैं बात भी ठीक से नहीं कर पाई। रोहिणी की कुछ जवाब दे नहीं पाई। सेठानी जी ने रोहिणी के लिए खूब खर्चा किया। बहुत सारी चीज़ें देकर उसको स्टेशन छोड़ने गई। सेठ साहब का बेटा भी साथ में आया था। उसका दिल बहुत उदास था। फिर सेठानी ने बेटे की तरफ रुक करके बोली कि क्या रोहिणी यहाँ से पूना तक अकेली जाएगी? तुम भी साथ चले जाओ, शाम की गाड़ी से वापस आ जाओगे। बेटे के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और कहा, हाँ, मैं ही चला जाऊँगा। उधर रोहिणी की माँ को रोहिणी की शादी की फिक्र पैदा हुई। कई जगह से रिश्ते भी आने लगे थे। रोहिणी को बम्बई से लौट कर आने में महीना भर हो चुका था। एक दिन जब वो पाठशाला से लौटी तो उसको माँ के चारपाई पर एक खत पड़ा मिला। लिखा था, बहन, जब से मैं तुम्हारी बेटी को बम्बई में देखा है तब से मैं उस पर फिदा हो गई हूँ। उसके बगैर मुझे चैन नहीं है। मैंने सेठ जी को राजी कर लिया है। तुम भी मेरी ये विनती कबूल कर लो। इस घर का एक एक आदमी उसे आँखों की पुतली बना कर रखेगा। मेरा बेटा बिल्कुल रोहिणी के काबिल है। जवाब जल्द देना। रोहिणी गालों पर हाथ रखकर सोचने लगी और नतनदास उसकी तस्वीर उसकी आंखों के सामने खड़ी हो गई। उसकी वो प्यार भरी बातें जो बम्बई से पूना तक नहीं छूटा था, उसकी कानों में गूंजने लगी। रुपेली चांदनी और हल्के हवा के झोंकों में लहरें मारने लगा। दूल्हा आया, दूल्हा आया। जब दूल्हा को देखने लोग गए तो हैरत से देखते रहे। ये नर्तनदास थे। दूल्हा मंडप के नीचे आया। रोहिणी की माँ ने अपने को रोक न सकी। उसी वक्त जाकर सेठ जी के पैरों में गिर गई और रोहिणी की आंखों से प्यार और खुशी के आंसू बहने लगे। जब शादी की रस्में ख़त्म हो गई, नाच गाने की मजलिस का दौर आया। सेठ जी ने थक कर बागीचे में एक बेंच पर बैठ गए। ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। उसी वक्त रोहिणी उनके पास आई और उनके पैरों से लिपट गई। सेठ जी ने उठाकर उसे गले से लगा लिया और हंसकर बोले, क्यों, अब तो तुम मेरी अपनी बेटी हो गई हो। रोहिणी अपने किस्मत पर नाज करने लगी और सेठ साहब का इतना बड़ा दिल जो एक यतीम लड़की को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया था।